हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, ये हम लेकर के आए आपके लिए वीडियो करंट अफेयर की। इसमें हम करंट अफेयर कवर करेंगे पिछले 6 महीने की। कौन कौन से महीने का? जनवरी 2024 से लेकर के जुलाई 2024 तक का। इसमें वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जरूर। मतलब मैं एकदम श्योर शॉर्ट बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको करंट अफेयर से मतलब कोई भी डर नहीं रह जाएगा। आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर के किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के लिए। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है पहला। पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ओके, पेरिस ओलंपिक में जूरी बनी है, भारतीय है वो, पहली भारतीय है। कौन है? उनका नाम क्या है? बिल्किस मीर। बिल्किस मीर। ये कहाँ की है? भारत में जम्मू कश्मीर की है बिल्किस मीर। ओके, याद रखिएगा, बिल्किस मीर जूरी सदस्य बनी है। कहाँ पे? पेरिस ओलंपिक में। पहली भारतीय महिला है बिल्किस मीर, जम्मू कश्मीर से। ओके, चलिए आगे क्या है। भारत के 85वें ओके शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर, 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन? वो बने हैं पी श्याम निखिल जी। पी श्याम निखिल जी। पी श्याम निखिल जी 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल जी। आगे देखिए, 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। कहाँ होगा? 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन वो होगा बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पे है? चीन में है। याद रखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप बीजिंग में होगा 2027 में। आगे देखिए, आईपीएल 2024 का फाइनल जीता है। आईपीएल 2024 का फाइनल किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसको हरा करके? हैदराबाद को हरा करके। तो याद रहे कौन जीता है? कोलकाता। किसको हराया है? हैदराबाद को, आईपीएल 2024 में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? ओके, 2025 में होगी ये FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की। ये कहाँ पे है? भारत में होगा 2025 में। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि यूके में जो हुआ है एशियन फिल्म फेस्टिवल, उसमें फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? शबाना आजमी जी को। किसको? शबाना आजमी जी को। याद रखिएगा, शबाना आजमी। आगे देखिए, 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किसे किया गया है? मेजर राधिका सेन जी को। मेजर राधिका सेन जी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किसको? मेजर राधिका सेन को। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो से सम्मानित किया गया है? तो ये भूटान। आपको बस ये सब नहीं, बस ये ध्यान देना है कि ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान है? ये है भूटान का। याद रहे, भूटान का ड्रग गैल्पो। ड्रग गैल्पो। आगे देखिए, वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई है, तो वो है सुनील भारती मित्तल जी। ध्यान दीजिएगा, आप सीधे सीधे ये देखिए कि नाइट की उपाधि हाल ही में किसे दी गई है? तो वो दी गई है सुनील भारती मित्तल जी को। ओके, मित्तल मित्तल मित्तल। ओके, उद्योगपति देख करके आप मतलब मुकेश अंबानी या फिर किसी और नाम पे मत जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, नाइट की उपाधि किसे दी गई है? मित्तल। ओके, यानी कि सुनील भारती मित्तल जी को। आगे, 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? जगत गुरु भद्राचार्य जी को। किसको? जगत गुरु भद्राचार्य जी को। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, आपको ये देखना है यहाँ पे इस टाइप का जो भी इनाम होता है तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा वहाँ है वो, बस आपको ये देखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको? जगत गुरु भद्राचार्य जी को। बस ये देखना रहता है। अब मैं यहाँ पे मतलब मैं तो बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो सब कुछ लिखूंगा, बट आपको फोकस बस इस पर करना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु भद्राचार्य, बस इतना। उसके बाद देखिए, 2024 में T20 विश्व कप का खिताब भारत ने किसे पराजित करके जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को। बहुत लोग याद करते हैं कि किसने जीता है, भारत ने जीता है, बट ये भी ध्यान देना चाहिए कि किसको हरा करके जीता है, तो वह है दक्षिण अफ्रीका को। आगे चलिए, 2024 विश्व टेबल टेनिस का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ओके, विश्व टेबल टेनिस में
खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। तो कौन बनी है? नाम रहे श्रीजा अकुला। टेबल टेनिस में, विश्व टेबल टेनिस में पहली भारतीय महिला कौन है? श्रीजा अकुला। ओके, चलिए 2024 में 3 स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार। ओके, 3 स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार। ध्यान दीजिएगा, पहली भारतीय घुड़सवार है ये। तो कौन है ये? ये है श्रुति वोरा जी। कौन है? श्रुति वोरा जी। कौन है? श्रुति वोरा जी। आगे देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब लॉन्च किया गया है? आपको डेट पूछ देता है दोस्तों, तो याद रहे 13 फरवरी को 2024 में। क्या? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसके द्वारा? पीएम जी के द्वारा। कब? 13 फरवरी 2024 को। ओके, 13 फरवरी 2024 पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आगे देखिए, किस देश द्वारा एमएसएमई के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा, जिसको नाम दिया जा रहा है इको मार्क ग्लोबल, पेश किया गया है? बस आपको ये ध्यान देना है कि इको मार्क ग्लोबल किस देश ने पेश किया है? इको मार्क ग्लोबल किसने पेश किया है? यूएई ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने। इको मार्क ग्लोबल किसने पेश किया है? यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। आगे बढ़िए, 2024 में किसे पेन प्रिंटर अवार्ड, ओके, पेन प्रिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है अरुंधति राय जी को। कौन सा अवार्ड दिया गया है? पेन प्रिंटर अवार्ड, अरुंधति राय जी को पेन प्रिंटर अवार्ड। आगे चलिए, हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है? तो वो है सिद्धेश साकोरे जी को। आपको क्या ध्यान देना है? बस भूमि नायक का दर्जा किसे दिया गया है? भूमि नायक का, तो वो है सिद्धेश साकोरे को, सिद्धेश साकोरे को। याद रहे, भूमि नायक सिद्धेश साकोरे को। आगे बढ़िए, 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ओके, आपको बस ये ध्यान देना है कि शाह पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? शाह पुरस्कार श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ओके, शाह पुरस्कार श्रीनिवास आर कुलकर्णी। आगे बढ़िए, वर्ष 2023-2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, ओके, सबसे बड़ा व्यापार भारत का किसके साथ हो रहा है? तो वो हो रहा है चीन के साथ। याद रखिएगा, कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन व्यापार करना है किससे? चीन से ही, सर्वाधिक। तो ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा व्यापार किससे हो रहा है? भारत का चीन से हो रहा है। ओके, चीन। आगे बढ़िए, किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? ओके, सीएनजी बाइक दुनिया की, सोचो, पहली बार लॉन्च हुई है किस कंपनी के द्वारा? बजाज ऑटो। सोचिए, इतने दिन बाद ये अपडेट किए हैं, इतना खतरनाक बजाज ने, कि दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बना डाली है। किसने? बजाज ऑटो ने। तो ध्यान दीजिएगा, बजाज ऑटो सीएनजी बाइक दुनिया की पहली। ओके, चलिए आगे देखिए, हाल ही में कहाँ पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू हुआ है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे? चेन्नई में। कहाँ पे बन रहा है? चेन्नई में। क्या? देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ओके, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे? चेन्नई में। आगे बढ़िए, 2024 में कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात राज्य के रूप में उभरा है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 2024 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो निर्यात किया है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात किया है कौन? तमिलनाडु। सबसे नीचे यहाँ पे तमिलनाडु के द्वारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात किया गया है 2024 में। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सामान सबसे ज़्यादा तमिलनाडु द्वारा। आगे देखिए, 2024 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है कौन सा? कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह कौन सा? पारादीप, उड़ीसा। कहाँ का? उड़ीसा का पारादीप। ये भी आपको याद है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? ओडी, यानी कि उड़ीसा में है। ओके, कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह में शीर्ष पे रहा है पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन? मनोज पांडा जी। याद रखिएगा, 16वें वित्त आयोग। ओके, कौन सा आयोग? वित्त आयोग की बात हो रही है, जिसके सदस्य चुने गए हैं कौन? मनोज पांडा जी। ओके, याद रहे, मनोज पांडा जी वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य चुने गए हैं। आगे देखिए, यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक क्या है? ओके, यूनिकॉर्न निर्माण में मामले में भारत की विश्व में रैंक क्या है? तो वो है 3rd, तीसरे नंबर पे है भारत। किसमें? यूनिकॉर्न निर्माण में। ओके, यूनिकॉर्न निर्माण में। आगे बढ़िए, 3rd नंबर याद रहे, थर्ड तीसरे नंबर पे है। आगे बढ़िए, आगे क्या है?
किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? ओके, ध्यान देना है कि ये मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग कहाँ का है? ये है दोस्तों कहाँ का? असम का। ये देखिए, याद रहे, मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग कहाँ का है? असम का है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? हाल ही में डिजिटल रोशन, देखिए डिजिटल रोजन है ना, ये रोजन वीज़ा, डिजिटल रोजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश क्या? डिजिटल रोजन वीज़ा फ्रांस द्वारा। ओके, डिजिटल रोजन वीज़ा कौन मतलब जारी किया है सबसे पहली बार? यूरोप में फ्रांस। ओके, फ्रांस सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले डिजिटल रोजन वीज़ा कौन किया? फ्रांस। आगे चलिए, दुनिया की पहली परमाणु बैटरी जिसका नाम है बेटा वोल्ट का अनावरण किस देश ने किया है? ओके, दुनिया की यह है पहली परमाणु बैटरी है जिसका नाम है बेटा वोल्ट, उसका अनावरण किया है चीन ने। किसने किया है? चीन ने किया है दोस्तों। आगे चलिए, 2024 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? यानी कि किस देश के लोग यहाँ पे भारत में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए हैं? किस देश के लोग? सिंगापुर जो कि यहाँ पे है। ओके, भारत के पूर्वी साइड में सिंगापुर से सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई आया है। ओके, याद रखिएगा कहाँ से आया है? सिंगापुर, यहाँ पे अपना भारत। चलिए आगे चलते हैं। 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सारथी 2.0 ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो सेबी के द्वारा। सेबी, ओके, याद रखिएगा, सेबी के द्वारा, सेबी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सारथी 2.0 ऐप किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। आगे देखिए, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ओके, विश्व बैंक में आर्थिक सलाहकार जो पैनल है उसके सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो याद रहे, राकेश मोहन जी को। किसको? राकेश मोहन जी को। कहाँ पे? विश्व बैंक में आर्थिक सलाहकार पैनल में जो है वहाँ पे उसमें भारतीय सदस्य जोड़ा गया है। कौन? राकेश मोहन जी। ओके, आगे बढ़िए। 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह है जस्टिस नवाफ सलाम जी को। किसको? जस्टिस नवाफ सलाम जी को। आपको ये भी ध्यान देना है साथ ही साथ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? वो है हेग में है। कहाँ पे है? हेग में। आगे बढ़िए, ये देखिए, टाम ट्रैफिक इंडेक्स। ओके, टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया है? तो वो है लंदन को। ओके, लंदन को। दोस्तों ऐसे कोई इंडेक्स आता है कि टाम ट्रैफिक इंडेक्स, यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है, तो आप ये मत सोचिए 2023 का है। 2023 का है, बट ये पब्लिश कब हुआ है? 2024 में। तो इसलिए ये 2024 का ये न्यूज़ बन जाता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पे 2023 लिखा रहे और वो न्यूज़ में है और हम लोग बता रहे हैं, तो समझिए कि वो लॉन्च हुआ है कब, मतलब कब वो पब्लिश हुआ है, वो हुआ है 2024 में। ओके, चलिए आगे देखिए, तो कौन सा हुआ सबसे मतलब ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर? तो वो हुआ लंदन, ब्रिटेन का। आगे देखिए, यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू हुआ है? यूरोप में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू हुआ है? तो वो है दोस्तों एफिल टावर से, जो कि है फ्रांस में। कहाँ पे है? फ्रांस में है एफिल टावर। वहीं से मतलब पहली बार यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू हुआ है यूरोप में। ओके, आगे बढ़िए। 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बनी है। तो कौन बनी है? पूर्णिमा श्रेष्ठ जी। ओके, सोचिए 13 दिन के अंदर ही माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ गई। कौन दुनिया की पहली पर्वतारोही बनी है? वो है पूर्णिमा श्रेष्ठ जी। ओके, पूर्णिमा श्रेष्ठ जी सबसे श्रेष्ठ है, तो ये श्रेष्ठ काम कर रही हैं, नाम में ही इनके है। आगे बढ़िए, चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर। चर्चा में रहा, जो भी दोस्तों जैसे ऐसे कोई भी प्लेस होते हैं, कोई ऐसे स्थान होते हैं जो न्यूज़ में होते हैं, तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो वो दोस्तों वेनेजुएला देश में। किस देश में है? वेनेजुएला में। कौन सा? हम्बोल्ट ग्लेशियर। कहाँ पे है? वेनेजुएला में हम्बोल्ट ग्लेशियर। आगे बढ़िए, 2024 और 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है? तो वो की है भारत ने दोस्तों। इसका मतलब है कि ये जो कोलंबो प्रोसेस होता है, ये पहली बार शामिल हुआ है उसमें भारत, इससे पहले कभी भी शामिल नहीं हुआ था।
तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये एग्जाम में आए, कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने की है, तो वो की है अपने प्यारे भारत ने। आगे चलिए, जून 2024 को किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन, जो कि 1000 दिन है, 1000 दिन तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ओके, अंतरिक्ष में रहने वाले कौन है 1000 दिन तक, तो वो है ओलेग कोनोनेको। ओके, ओलेग कोनोनेको, ये कहाँ के हैं, ये है रूस के अंतरिक्ष यात्री। याद रहे, आप बस ना याद रखिएगा ओलेग। ओके, ये आप अगर ना याद हो तो छोड़ दीजिए, बस आप ये याद रखिए ओलेग। ओके, ओलेग, ओलेग मतलब आप फील आ रहा है, ओलेग मतलब अलग प्राणी है ये, ओलेग। सब मात्रा हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, अलग, अलग प्राणी है, इसीलिए 1000 दिन तक रह लिया है। आगे देखिए, चर्चा में रहा माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ है। ओके, चर्चा में है ना दोस्तों, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्या, माउंट ईबू ज्वालामुखी। तो कहाँ पे है ये है इंडोनेशिया में। क्या है, माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में। माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया। आगे चलिए, मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी है। ओके, यानी कि आपको ये ध्यान देना है, बस ये देखना है कि मिस वर्ल्ड 2024 की प्रतियोगिता जो है वो हुई है, उसमें कौन जीता है, तो वो जीती है क्रिस्टीना पिस्कोवा। कौन जीती है, क्रिस्टीना पिस्कोवा। नाम देखिए दोस्तों, क्रिस्टीना पिस्कोवा। ओके, क्रिस्टीना पिस्कोवा, ये कहाँ की हैं, चेक गणराज्य की हैं। तो ये आप छोड़ सकते हैं, बट ये याद रहे, क्रिस्टीना पिस्कोवा कहाँ पे मतलब जीती हैं, ये मुंबई में हुआ है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024। बस आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है बस। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी है, क्रिस्टीना पिस्कोवा। आगे बढ़िए, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश बन गया है। ओके, मतलब ये जो गर्भपात होता है उसको भी संवैधानिक अधिकार बना दिया है, वो कौन सा देश बन गया है ऐसा पूरे दुनिया में, तो वो बना है फ्रांस। ओके, तो याद रहे, गर्भपात कहाँ पे, फ्रांस, गर्भपात फ्रांस, गर्भपात फ्रांस। आगे बढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया है। ओके, कहाँ मनाया गया है, गोवा में। पर्पल उत्सव कहाँ पे, गोवा में। पर्पल उत्सव कहाँ पे, गोवा में। पर्पल उत्सव गोवा में। आगे बढ़िए, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ओके, बस आपको यह ध्यान देना है कि दुर्घटना हो रही है तो उसका मैपिंग कर लेगा कौन सा राज्य, पंजाब। ओके, ये भारत का पहला राज्य बना है जो दुर्घटना जो होगी संभावित क्षेत्रों का वहाँ पे मैपिंग, उसका मैपिंग कर रहा है वो कौन, पंजाब। बस याद रखिए, दुर्घटना हो गया पंजाब, यानी कि उड़ता पंजाब। कहाँ सुनिए आप ना कि उड़ता पंजाब, तो जान रहे, जब उड़ेगा तो गिरेगा, गिरेगा तो घायल होगा, तो उड़ता पंजाब घायल, ये तो याद रखिए। आगे चलिए, किस टाइगर रिजर्व को 2024 में भारत के पहले डाई स्काई पार्क, ओके, डाई स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको डाई स्काई पार्क, वो है पेंच। ओके, पेंच टाइगर रिजर्व जो कि है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ देगा कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो कहाँ पे है वो, मध्य प्रदेश में है। और अगर ऐसे पूछता है कि भारत के पहले डाई स्काई पार्क खिताब से नवाजित किसको किया गया है, तो वो है पेंच। ओके, याद रहे, दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है पेंच टाइगर रिजर्व, जिसको डाई स्काई पार्क से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़िए, काला घोड़ा उत्सव, देखिए काला घोड़ा कला महोत्सव, यानी कि काला घोड़ा उत्सव जो है ये कहाँ पे मनाया गया है, महाराष्ट्र, मुंबई में। ओके, काला घोड़ा कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र। काला घोड़ा कहाँ, महाराष्ट्र। काला घोड़ा कहाँ, महाराष्ट्र। आगे बढ़िए, किस राज्य में 9 वर्षों बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई जिसका नाम है मोह जूझ का आयोजन किया गया है। तो ध्यान रहे, भैंसों की लड़ाई जिसका नाम है मोह जूझ का आयोजन कहाँ किया गया है, असम में किया गया है। तो याद रहे दोस्तों, ये भी पूछ सकता है, और सिर्फ आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि मोह जूझ कहाँ की, मतलब वो एक तरह से मतलब कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है, मोह जूझ लड़ाई। ओके, याद रहे, मोह जूझ असम, मोह जूझ असम, भैंसों की पारंपरिक लड़ाई है। आगे बढ़िए, रामसर साइट, रामसर साइट में शामिल होने वाली नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, आपको बस ये ध्यान देना है कि नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों बिहार में है। ओके, नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, बिहार में है। आगे बढ़िए, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है, आंध्र प्रदेश का कौन है,
अमरावती। कौन है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे घोषित किया गया है? अमरावती को। आगे बढ़िए। किस राज्य में अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की गई है? तो वो की गई है सिक्किम में। ओके, याद रखिएगा, मासिक धर्म अवकाश कहाँ पे? सिक्किम में। मासिक धर्म अवकाश कहाँ पे? सिक्किम में। ओके, सिक्किम, मासिक धर्म अवकाश। 2024 में गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ लिया है? ओके, ये भी एग्जाम में आ सकता है आपके कि जो एनडीए की सरकार बनी है उसमें कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ लिया है? तो 7। थाला फॉर ए रीजन। ओके, थाला फॉर ए रीजन। 7। आगे बढ़िए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं कौन? मोहन मांझी जी। कौन बने हैं? मोहन मांझी जी। कहाँ के? उड़ीसा के मुख्यमंत्री। आगे बढ़िए। किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? पूर्वोत्तर भारत की। ओके, ये जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है यहाँ पे ऐसे, उसकी पहली, देखिए, पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो नाम क्या है इनका? ईदा सीसा नोगरोग। ओके, आपको बस ये ध्यान देना है कि इनका इतना लंबा नाम है तो आप बस ये या तो ईदा याद रख लीजिए या तो सीसा याद रख लीजिए। बस आपको बस ये ध्यान देना है कि किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो आप बस याद रखिए, आप ये भी भूल जाइए, ये भी भूल जाइए, बस सीसा पे ध्यान दीजिए, सीसा। ओके, तो पहली महिला डीजीपी पूर्वोत्तर भारत में कौन बनी है? सीसा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा सीसा किस नाम में आ रहा है, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। आगे बढ़िए। सबसे उम्रदराज भारतीय महिला एवरेस्ट पर्वतारोही। ओके, सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो वो बनी है ज्योति रात्रे जी। कौन बनी है? ज्योति रात्रे जी। कब? मतलब 55 वर्ष की उम्र में बनी है। कौन? ज्योति रात्रे जी उम्रदराज सबसे भारतीय महिला बनी है जो एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। तो याद रहे, ज्योति रात्रे जी। ओके, मतलब बुढ़ापे में भी ज्योति जला दी है ये, तो आप ऐसे याद रखिएगा, बुढ़ापे में भी ज्योति जला दी है ये। आगे बढ़िए। पूर्वी तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान जिसका नाम है रेमल को यह नाम किसने दिया है? ओके दोस्तों, ये जो हमारा भारत का तट है जो है, तो अगर इस तट पे अगर कोई भी तूफान आता है तो जो उसके अपोजिट तट के साइड जो भी देश यहाँ पे है वो उस जो है तूफान का नाम देते हैं, और अगर इधर आता है तो जो भी इस तट पे जो देश हैं वो उसका नाम देते हैं। ओके, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी तटीय क्षेत्रों, ओके, पूर्वी तटीय क्षेत्र यहाँ पे है, यानी कि यहाँ की बात हो रही है। पूर्वी तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान जिसका नाम रेमल रखा गया है, तो ये नाम किसने दिया है? ओमान ने दिया है, जो कि देखिए यहाँ पे है ओमान, यहाँ पे। ओके, तो इसको मतलब याद रखिएगा, रेमल जो नाम दिया है किसने दिया है? ओमान ने दिया है। आगे चलिए। भारत में सर्वाधिक यानी कि 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला शीर्ष राज्य बना है। भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है? तो वो है उत्तर प्रदेश के पास। ओके, कितना है? 75। सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। और देखिए, भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? 2030 तक। ओके, अभी तक जो हम लोग मिशन भेजते हैं ऊपर, मिशन पूरा हो जाता है, फिर वो जो उसका पार्ट होता है वो हमारे अंतरिक्ष में ऐसे ही घूमता रहता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसा मिशन भेजें जो आसमान में जाए, वहाँ पर अपना काम करे और वहीं पे मतलब एक तरह से नष्ट हो जाए वो, मतलब वहाँ पे वो घूमे ना, वो वहाँ पे वो अवेलेबल ना रहे एज ए मलबा। देखिए यहाँ पे, तो भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो 2030 में। ओके, 5-6 साल बाद। आगे देखिए, रुद्रम सेकेंड मिसाइल। दोस्तों आपका ये नाम दे देता है कि ये मिसाइल है, बताइए आप ये कैसे, मतलब इसका मारा क्षमता है? हवा से हवा में, हवा से ज़मीन में, ज़मीन से हवा में, हवा में हवा में, मतलब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, रुद्रम सेकेंड ये क्या करता है? हवा से सतह पर वार करता है, यानी कि आप इसको लेकर के हेलीकॉप्टर में ऊपर चले जाइए और ज़मीन पे अटैक करिए। तो रुद्रम सेकेंड मिसाइल जो है हवा से सतह पर मार करने वाली है, जिसको बनाया है किसने? DRDO ने। ओके, याद रखिएगा, रुद्रम सेकेंड है हवा से सतह पे। आगे बढ़िए। मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बनी है। अभी हमने देखा है ना कि सबसे उम्रदराज वाली 58 वर्ष की एज में हमने क्या सोचा है, उनका नाम बताया है ट्रिक कि 58 की एज में भी उन्होंने ज्योति जला दी है। तो आपको ऐसे याद रखना है। अब यहाँ पे ये देखिए कि मतलब एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई हैं, एक तो माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। तो इनका नाम क्या है? सत्यदीप गुप्ता। वो क्या थी? ज्योति। उनके नाम में क्या था? ज्योति, जो 58 साल की थी। ये जो है सत्यदीप,
ये सत्य बोल रही हैं कि ये देखिए 2 बार चढ़ी हैं माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर। तो ये सत्य बोल रही हैं कि इन्होंने भी दीप जलाया है। वो उस एज में जलाई हैं, तो ये भी बोल रही है कि मैं सही बोल रही हूँ कि मैं इस एज में मैं भी दीप जलाई हूँ। ओके, सत्य दीप। मतलब आगे चलिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2 नाम ऐसे हैं ना, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइए। ओके, जून 2024 में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया है? ओके, मतलब किस भारतीय शहर को वर्ल्ड पूरे विश्व का क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो वो है श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है, श्रीनगर को। ओके, श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। आगे बढ़िए, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? ओके, प्रोटेम स्पीकर तो ये थे भर्तृहरि महताब जी। ओके, कौन थे? भर्तृहरि महताब जी, याद रखिएगा। अब देखिए, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो वो झारखंड द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा? बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन, झारखंड। ओके, अब इसको याद रखिएगा कि झारखंड से आते हैं धोनी जी, जो कि बॉलरों की बहन बेटी एक कर देते हैं। ओके, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कौन है? झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, आगे देखिए दोस्तों, ऐसा वैसा मैं ट्रिक बताता हूँ तो उसके लिए माफ़ी। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको बस वो क्वेश्चन याद रहे एट एनी रेट। ओके, चलिए, किसे भारत के पहले साहित्य शहर, ओके ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला है ये, साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है? भारत के पहले साहित्य शहर, तो वो है कोझिकोड। कौन है? कोझिकोड, जो कि केरल में है। याद रखिएगा, साहित्य शहर है, भारत का पहला है वो साहित्य शहर, जो कि है कोझिकोड। और कहाँ पे है वो? केरल में है, कोझिकोड केरल में है भारत के पहले साहित्य शहर, कोझिकोड केरल में। आगे चलिए, मोदी जो है स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि वो कौन से नंबर के बने हैं? 18, 19, 20, 21, ध्यान दीजिएगा, 20वें बने हैं वो। आगे देखिए, 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद, एग्जाम में आपके आ सकता है कि सबसे युवा सांसद हाल ही में कौन बने हैं? तो वो बने हैं पुष्पेंद्र सरोज जी, पुष्पेंद्र सरोज जी। और ये है कहाँ के? कौशाम्बी से है। ये मात्र 25 साल के हैं, 25 साल कुछ महीने का है, 25 साल कुछ महीने के हैं ये, बट हम मोटी मोटा बस ये जानेंगे कि ये 25 साल के हैं ये। ओके, कौन? पुष्पेंद्र। आगे बढ़िए, कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये किसको मिला है? ये मिला है शिवराज सिंह चौहान को। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मंत्रालय जो फेमस है। ओके, वाणिज्य और उद्योग किसको मिला है? ये मिला है पीयूष गोयल जी को। वाणिज्य एवं उद्योग किसको मिला है? ये मिला है पीयूष गोयल जी को। ऊपर हमने देखा है कि कृषि ग्रामीण विकास किसको मिला है? शिवराज सिंह चौहान जी को। उसके बाद वाणिज्य एवं उद्योग को किसको मिला है? पीयूष गोयल जी को। आगे देखिए, शिक्षा किसको मिला है? ये मिला है धर्मेंद्र प्रधान जी को। किसको? धर्मेंद्र प्रधान जी को। उसके बाद वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन का मंत्रालय किसको मिला है? ये मिला है भूपेंद्र यादव जी को। किसको? भूपेंद्र यादव जी को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का मंत्रालय दिया गया है। आगे देखिए, महिला एवं बाल विकास अन्नपूर्णा देवी, अन्न पूरा देंगी तभी महिला और बाल का विकास होगा, अन्नपूर्णा देवी। आगे देखिए, पशुपालन व डेयरी तो ललन सिंह। कौन है? ललन सिंह, पशुपालन व डेयरी। आगे देखिए, आदिवासी मामले जुगल उराव। कौन है? जुगल उराव। इनका नाम ही थोड़ा सा अलग दिख रहा है, आदिवासी टाइप का ही नाम लग रहा है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, तो ध्यान दीजिएगा, आदिवासी मामले तुरंत पहुंच जाएगा जुगल उराव पे। आगे बढ़िए, चर्चा में रहा सेला सुरंग जो अभी चर्चा में था, ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा? सेला सुरंग। ओके, अरुणाचल प्रदेश में, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में सबसे लास्ट में है, जो ये ये वाला एरिया जो है पूरा। ओके, इधर असम है, मेघालय है, तो ये वाला एरिया जो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या है? ये सेला सुरंग। आगे चलिए, मराठाओं के कितने किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामांकित हुए हैं? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। मराठाओं के जो किले हैं महाराष्ट्र में, उसमें से कितने किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? एग्जाम में आ जाए 10, 11, 12, 14, कुछ भी ऑप्शन में आ जाए, ध्यान देना है सिर्फ हमें 12 पे। ओके, 12 कितना? 12 जो है वो किले जो हैं मराठाओं के यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। आगे बढ़िए, ये देखिए, किस भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, बट देखिए वो कौन सा है? फारसी है दोस्तों,
फारसी को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अब हमारे संविधान में अनुसूची जो 8 है उसमें है भाषाओं के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, अनुसूची जो 8 है हमारे संविधान में उसमें भाषा के बारे में दिया गया है। तो अभी तक उसमें 6 भाषा था जिसको हम लोग शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए थे। अब एक और बढ़ गया जो कि हो गया ये कौन, यहाँ पे देखिए फारसी भाषा। तो अब टोटल कितने हो गए शास्त्रीय भाषा, अब हो गए 7। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि हाल ही में जो भाषा ऐड हुई है शास्त्रीय भाषा वो हुई है फारसी, जो कि हमारे अनुसूची जो है उसमें 8वीं जो अनुसूची है उसमें है ये। और अब प्रेजेंट टाइम में पहले 6 था, अब एक बढ़ करके टोटल 7 हो गई हैं क्या, शास्त्रीय भाषा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने ही वाला है। आगे बढ़िए। सबसे स्वच्छ शहर, ये तो लगातार 7 बार से हो रहा है कि सबसे स्वच्छ शहर का जो घोषित किया जा रहा है वो हो रहा है इंदौर। ओके, इंदौर। अगर आपको मतलब ये यूपी का एग्जाम कोई हो उसमें ये पूछ दे कि यूपी का कौन सा शहर है जो सबसे स्वच्छ शहर में आया है, तो वो है नोएडा। वो भी किस नंबर पे है, वो है 14 नंबर पर। तो यूपी का जो नोएडा है वो 14 नंबर पे आया है, और इंदौर जो है वो दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। ये पिछले 7 बार से ऐसे ही हो रहा है कि इंदौर ही टॉप कर रहा है इसमें। आगे देखिए, सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र का है। क्यों नहीं होगा भाई, वहाँ पे एक से एक बॉलीवुड स्टार रहते हैं तो स्वच्छ रहेगा ही होगा, मतलब ऐसे याद करिएगा। आगे बढ़िए। सबसे स्वच्छ गंगा शहर, सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान किसको दिया गया है, तो वाराणसी को। जैसे कि गंगा नदी जो बहती है तो उसके किनारे पे बहुत से शहर बसे हुए हैं, तो कौन से शहर के पास गंगा साफ है वो वाला सम्मान दिया गया है किसको, वाराणसी को। तो सबसे स्वच्छ जो है गंगा शहर कौन सा है, वो है वाराणसी। याद रखिएगा, वाराणसी। उसके बाद किस राज्य ने अपने सांगली जिले में एक नए अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व को मतलब घोषित किया है। तो याद रहे, अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व, आपको बस ऐसे ही डायरेक्ट पूछ सकता है कि अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है, तो यह दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व। याद रखिएगा, कहाँ पे है अटपाड़ी, ये है महाराष्ट्र में। आगे देखिए, अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। अंबेडकर जी के सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका कहाँ पे उद्घाटन हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे जो भारत में यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, उसके नीचे तमिलनाडु है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ये अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़िए। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र, ओके, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ पे है, ये है त्रिशूर में, जो कि है केरल में है। त्रिशूर केरल, ग्राफीन, ग्राफीन केरल, बस याद रखिए ग्राफीन केरल में है। आगे चलिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ओके, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है। ओके, ये 100 पे है, मतलब एक तरह से ये माइलस्टोन है 100 नंबर पे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 100वां देश कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, तो वो है दोस्तों पराग्वे। कौन है, पराग्वे। ओके, पराग्वे है 100वें नंबर का देश जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है। तो पराग्वे याद रखिएगा, पराग्वे है 100वां देश, पराग्वे। आगे चलिए। चर्चा में रहा पेंटानल, ओके, चर्चा में रहा पेंटानल आर्द्र भूमि किस देश में है। पेंटानल, पेंटानल कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। ओके, पेंटानल कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। पेंटानल कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। आगे देखिए। हाल ही में हिजाब और इस्लामी परिधान यानी कि हिजाब और ये इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा देश, तो तजाकिस्तान। कौन लगाया है बैन, हिजाब पे, ध्यान देना है, हिजाब पे तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। हिजाब पे कौन लगाया है बैन, तजाकिस्तान। ओके, तजाकिस्तान, हिजाब। आगे बढ़िए। दुनिया की पहली मानव रहित सेना, दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली का कहाँ प्रारंभ की गई है, मतलब किया गया है, तो यूक्रेन में। ओके, इतना फाइट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि एक ऐसे सेना बनाओ जो मानव रहित सेना हो, तो यूक्रेन में। याद रखिएगा, सेना की बात होगी तो समझ जाइए कि हाल ही में कहाँ युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मानव रहित सेना कहाँ शुरू किया गया है, यूक्रेन में। आगे चलिए। समलैंगिक विवाह,
ओके, समलैंगिक विवाह यानी कि पुरुष पुरुष विवाह कर सकता है, महिला महिला कर सकती है। समलैंगिक मतलब समान जो लिंग वाले जो होते हैं उनका विवाह करने का ये जो वैध जो है इसको वैध बना दिया है कौन सा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। ओके, यानी कि कौन सा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जो समलैंगिक विवाह को वैध का मतलब बना दिया है, तो वो है थाईलैंड। ओके, थाईलैंड। कौन बनाया है? थाईलैंड। ओके, चलिए आगे देखिए। क्लाउडिया शिवनाम, नाम मतलब ये नाम याद रखिएगा, क्लाउडिया शिवनाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? उस देश की पहला महिला राष्ट्रपति बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम, जो कि है क्लाउडिया शिवनाम। तो कौन है? मैक्सिको की। ओके, मैक्सिको की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, क्या नाम है? क्लाउडिया शिवनाम जी। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद 2024 में सांग्रीला संवाद। ओके, 2024 में जो सांग्रीला संवाद हुआ है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों सिंगापुर में। क्या? सांग्रीला संवाद कहाँ पे? सिंगापुर में। देखिए सांगी सिंगा, सांगी सिंगा, सांगी सिंगा, ऐसे आप याद कर लेगा। ओके, सांगरी है ना, तो सिंगा, सांगरी सिंगा। आगे बढ़िए। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? ओके, जो कि 5G से 20 गुना तेज है। देश जो है वो दुनिया का पहला है ये जो 6G डिवाइस लॉन्च किया है, तो वो है जापान। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में चीन भी रहेगा तो चीन पे नहीं जाना है, ध्यान देना है किस पे? जापान पे, जो कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो कि 5G से 20 गुना तेज होगा। तो ये तो एग्जाम में आपको नहीं देगा, आपको बस ये आ सकता है कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने बनाया है? तो जापान। चीन पे नहीं जाना है, ध्यान देना है। आगे देखिए। आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ओके, ऐसा कौन सा पहला देश है जो प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे एक भी ग्लेशियर नहीं है, जो भी ग्लेशियर थे वो सब उसके ख़त्म हो गए, सब पिघल करके समुद्रों में चले गए बह करके। तो वो कौन सा देश है? वेनेजुएला। वेनेजुएला, याद रखिएगा, वेनेजुएला। सभी मतलब ग्लेशियर अपने खो दिए, किसने? वेनेजुएला। वेने में आ रहा है वेल्ले, तो बहुत ही वेल्ला ये देश है कि इसने सारा ग्लेशियर ही खो दिया अपना, हर तरीके। अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ओके, मतलब कौन सा जो राज्य है जो अपने जो सिलेबस जो वहाँ पे उस राज्य में पढ़ाया जाएगा उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी पढ़ाया जाएगा, तो वो है केरल। ओके, केरल, याद रखिएगा। इसी से ये उम्मीद है भाई, केरल से ही उम्मीद है कि सबसे पहली बार इंक्लूड करेगा, तो फिर इसके देखिए देखा बाकी राज्य भी इंक्लूड करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खोला गया है? आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ पे खोला गया है? नई दिल्ली में। आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ पे खोला गया है? भारत का पहला नई दिल्ली में, याद रखिएगा। आगे चलिए। भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने हेतु ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है? ओके, आपको बस ये ध्यान देना है कि ऑपरेशन इंद्रावती किस देश में चलाया गया है? हैती में। कहाँ पे? हैती में। ये ऑपरेशन इंद्रावती। ओके, लास्ट में ती, इसमें ती, आप इसको याद रखिएगा कैसे? लास्ट में ती, इंद्रावती, इसमें भी ती, हैती। ओके, चलिए आगे बढ़िए। भारत का पहला सेमी कंडक्टर, ओके, पहला जो है सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये जो कि भारत का पहला है वो। ओके, सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट ये है दोस्तों गुजरात में, याद रखिएगा। सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, अगर ये इस भारत देश को एक बस मान लिया जाए तो इसके जो मेन ड्राइवर जो मेन चला रहे हैं वो चला रहे हैं मोदी जी, और उनके कंडक्टर कौन है? वो है अमित शाह जी, वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो वो कहाँ से हैं? गुजरात से हैं, तो आप इसको ऐसे याद करिएगा। भारत का पहला सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुजरात में। आगे बढ़िए। महाराष्ट्र सरकार, ओके, महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? अब अहमदनगर किस नाम से जाना जाएगा महाराष्ट्र का? तो वो है अहिल्या नगर। ओके, अहिल्या नगर। इसमें भी है और इसमें भी है, ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, दोनों में वर्ड है। आगे चलिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो टनल, ओके, अंडर वाटर मेट्रो टनल आए, आपके ऑप्शन में मुंबई भी रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा, मुंबई नहीं कोलकाता होगा। क्या होगा? कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो टनल। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 13,874। ये डाटा एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा 13,874 कितना है? 13,874। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा है तेंदुआ, ये है हमारे MP में, यानी कि मध्य प्रदेश में है। और डाटा कितना है पूरे भारत में? तो ये है 13,874। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 13,874। आगे चलिए। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत कहाँ पे हुई है? ओके, यानी कि देश की पहली है ये, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी फेरी। इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? ये हुई है थूथुकुड़ी में, जो कि है तमिलनाडु में। तो बस आपको याद रखना है कि फेरी तमिलनाडु, फेरी तमिलनाडु। ओके, फेरी तमिलनाडु। आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो जो हमारे भारत में मानसून आता है, यहाँ पे टकराता है, बारिश करता है, इस रास्ते वापस हो जाता है, मतलब वापस फिर जाता है। वापस फिरना मतलब कहाँ से जाता है? ये तमिलनाडु में पूरा बारिश करते हुए वापस जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि पहली जो हाइड्रोजन चलित फेरी की शुरुआत हुई है थूथुकुड़ी से, तमिलनाडु से, यानी कि फेरी तमिलनाडु, फेरी तमिलनाडु। आप इस फिगर को एक बार देख लीजिएगा, मानसून वाला। आगे चलिए। पुरानी पेंशन योजना, ये देखिए, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है सिक्किम। ओके, सिक्किम ने अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है? हमने ऊपर पढ़ा है सिक्किम के बारे में, आप उसको याद करिएगा। नहीं याद हो पाएगा तो फिर मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से रिलेटेड है वो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ पे शुरू हुआ है सिक्किम में, और उत्तर पूर्व में मतलब पहला वो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला राज्य बना है, फिर वही सिक्किम। ओके, आगे बढ़िए। वो छुट्टी से रिलेटेड है, याद रखिएगा, छुट्टी से रिलेटेड है। सिक्किम सबसे पहला बना है राज्य उसमें। किस राज्य ने काजी नींबू, जो कि खट्टा नींबू, को राज्य फल घोषित किया है? ओके, किस राज्य ने काजी नींबू, जो कि खट्टा नींबू है एक, उसको राज्य फल घोषित किया है? तो वो है असम। ओके, असम। काजी नींबू, खट्टा नींबू, वो है असम। आगे बढ़िए। चर्चा में रहा गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। ओके दोस्तों, ये वन क्षेत्र बहुत ही मतलब न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ये गुप्तेश्वर वन क्षेत्र कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। कौन सा? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र कहाँ पे है? उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलिए। उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हाग हिरण देखा गया है? ओके, तो वो है राजाजी टाइगर रिजर्व। तो इतना लंबा एग्जाम में शायद आपका क्वेश्चन आए, बट ये जो है रिजर्व, ये न्यूज़ में है, तो इसलिए आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये मतलब डायरेक्ट पूछ सकता है कि राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। ओके, अगर पूरा ऐसे लाइन में आ जाए एग्जाम में तो फिर अच्छी बात है। ओके, चलिए, राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ओके, चलिए आगे क्या है। 2024 में भारत रंग महोत्सव। ओके, भारत रंग महोत्सव आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है कच्छ, गुजरात में। कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है भारत रंग महोत्सव। ओके, कच्छ, गुजरात में। आगे बढ़िए। किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? कौन सा पहल है ये? एस्ट्रो टूरिज्म पहल। ओके, तो ये है उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया हुआ। ओके, एस्ट्रो टूरिज्म पहल उत्तराखंड। ओके, एस्ट्रो टूरिज्म पहल उत्तराखंड, टूरिज्म उत्तराखंड। आगे देखिए। किस राज्य ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो वो किया है मध्य प्रदेश ने। PM श्री पर्यटन हवाई सेवा, पर्यटन हवाई सेवा, मध्य प्रदेश। ओके, आगे बढ़िए। किस राज्य ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए निजुत मोइन योजना, ओके, निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है? तो वो किया है असम ने। ओके, याद रखिएगा, बाल विवाह पर अंकुश लगाना है तो इसलिए उसने एक योजना लाया है जिसका नाम है निजुत मोइना योजना। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि चर्चा में रहा निजुत मोइना योजना का संबंध किससे है? आपको शिक्षा दे देगा, गरीबी दे देगा, और पर्यावरण से कुछ दे देगा, और ये भी दे देगा बाल विवाह पर अंकुश। तो ध्यान देना है कि निजुत मोइना योजना का संबंध किससे है? बाल विवाह पर अंकुश लगाने से। और ये कहाँ पे हुआ है? योजना लागू हुआ है असम में, याद रहे, असम में। ओके, बाल विवाह पर अंकुश, निजुत मोइना योजना, असम। आगे बढ़िए। आगे क्या है? कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? नौसेना पे पहली महिला बनी है पायलट हेलीकॉप्टर की, वो है अनामिका राजीव जी। अनामिका राजीव जी
नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है कौन? अनामिका राजीव जी। अनामिका राजीव जी नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, अनामिका राजीव। आगे चलिए, भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों ये एग्जाम में मतलब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पक्का आने वाला है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा है, N2O। ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर लिख कर क्या जाएगा, तो ध्यान रहे नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे दुनिया में दूसरा जो है सबसे बड़ा स्रोत बन के उभरा है भारत, वो है नाइट्रस ऑक्साइड का। आगे बढ़िए, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य तथा कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओके दोस्तों, ये दोनों उद्यान बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है और प्रेजेंट टाइम में चर्चा में है, तो फिर नो डाउट आपको पता होने ही चाहिए। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ओके, गांधी सागर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलिए, अगला क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। ओके, ये एक रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि मतलब किस राज्य में ईज ऑफ डूइंग कि कितना अच्छा इन्वायरमेंट है बिजनेस करने का। तो ये एक इंडेक्स होता है। ओके, राज्यों में लॉजिस्टिक की सुलभता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने कौन सी श्रेणी प्राप्त की है? ओके, यानी कि यूपी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और लॉजिस्टिक की सुलभता रैंकिंग में कौन सी श्रेणियाँ मतलब मिली है? तो वो श्रेणी मिला है कौन सा? अचीवर्स का। ओके, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है। ओके, अचीवर्स है कि लीडर्स है कि फॉलोअर वाला है, मतलब कई ऑप्शन दे देगा, आपको बस ध्यान देना है। अचीवर्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और लॉजिस्टिक की सुलभता रैंकिंग में यूपी क्या है? अचीवर्स है। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और लॉजिस्टिक सुलभता रैंकिंग में यूपी है अचीवर्स। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे तीन एक तरह से यूनिवर्सिटी है जो कि यूपी में खोली गई है। तो आपको मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपको बस ये बताऊंगा। देखिए, जो ये आयुष जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे है? गोरखपुर में खोली जाएगी। उसके बाद आयुर्वेद से संबंधित विद्यालय कहाँ खोला जाएगा? अयोध्या में खोला जाएगा। होम्योपैथिक का वाराणसी में। बस आपको ऐसे याद करना है। ओके, पूरा नंबर याद करना है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? गोरखपुर में। ओके, बस ये जानिए कि हाँ यूनिवर्सिटी तीन खोली गई है यूपी में। तो कौन सी? एक आयुष। ओके, ये देखिए आयुष इसमें है ना, तो ये आयुष इस नीचे वाले नाम में नहीं है, तो इसलिए आपको बस मेन कीवर्ड पकड़ना चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का। आयुष ये कहाँ पे है? गोरखपुर में है आयुष, मतलब खुलेगा। उसके बाद आयुर्वेदिक ये कहाँ पे खुलेगा? ये खुलेगा अयोध्या में। आयुर्वेदिक कहाँ पे? अयोध्या में। उसके बाद होम्योपैथिक ये कहाँ पे खुलेगा? वाराणसी में। बस आपको ऐसे याद करना है, ये होता है स्मार्ट स्टडी। ओके, तो आयुष गोरखपुर में, आयुर्वेदिक अयोध्या में, होम्योपैथिक वाराणसी में। होम्योपैथिक की दवाई लेना है तो आपको वाराणसी जाना पड़ेगा, आयुर्वेदिक का लेना है तो अयोध्या जाना पड़ेगा, और आयुष तो गोरखपुर। समझे? चलिए आगे चलते हैं। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे रखा गया है? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम चेंज करके किसके नाम पे रखा गया है? ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे रखा गया है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम। ओके, आगे बढ़िए। निजी क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी में कितने प्लेस पार्क, ओके क्या चीज़, प्लेस पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? तो बस आपको ये ध्यान देना है कि यूपी में कितने प्लेस पार्क खोले जाएंगे, तो वो है 10 प्लेस पार्क। कितने? 10। आगे देखिए, यूपी डाटा सेंटर नीति। ओके, यूपी डाटा सेंटर नीति के तहत कितने डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे? ओके, यानी कि यूपी में कितने डाटा सेंटर खोले जाएंगे? डाटा सेंटर तो वो है 8। ओके, ध्यान देना है यहाँ पे। प्लेज पार्क है 10, डाटा सेंटर है 8, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ओके, प्लेज पार्क, ओके प्लेज पार्क 10 और डाटा सेंटर 8। प्लेज से आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्लेज मतलब प्लेज यानी कि पार्ले बिस्कुट, प्लेज तो 10 रुपये में मिलता है, तो आप ऐसे याद करिएगा इसको। ओके, प्लेज पार्क। आगे देखिए, यहाँ पे है डाटा सेंटर, ये है 8। आगे बढ़िए, यूपी में वनावरण एवं वृक्षारोपण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? ओके, यानी कि यूपी में जो वन है वो कितना परसेंट है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 9.23% है यूपी में वनावरण। आगे बढ़िए, चर्चा में रहा कुकरेल नाइट सफारी पार्क। ओके, कुकरेल नाइट सफारी पार्क जो चर्चा में रहा है वो यूपी के किस जिले में है? तो वो है दोस्तों लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ये देखिए,
देश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ओके, कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? वो बना है यूपी, उत्तर प्रदेश। देश में पहला कौशल विकास नीति लागू करने वाला राज्य यूपी। आगे बढ़िए। यूपी के किस जिले के बेसन लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो वो हनुमानगढ़ी जो है, अयोध्या में है, वहाँ का जो बेसन लड्डू है उसे जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ध्यान देना है बस। ये है बेसन लड्डू, कहाँ का? हनुमानगढ़ी, अयोध्या का। बेसन लड्डू अयोध्या, बेसन लड्डू अयोध्या, बस आपको इतना ही बस नोटिस करना है। आगे देखिए, यूपी के किस जिले में पहले संविद गुरुकुलम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल, ओके, संविद गुरुकुलम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? यूपी का है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविद गुरुकुलम, गुरुकुलम, गुरुकुलम वृंदावन मथुरा, बस गुरुकुलम वृंदावन मथुरा। ओके, याद रखना है गुरुकुलम वृंदावन, बस इतना ध्यान देना है इसमें। आगे देखिए, दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ओके, एशियाई किंग वल्चर संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सोचिए, दुनिया का ये पहला है जो कि एशिया में है, जिसका नाम है किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ये कहाँ पे है? ये दोस्तों स्थापित हो रहा है कहाँ पे? महाराजगंज में, जो कि यूपी में है। यूपी के महाराजगंज में दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। ओके, आपको ये ध्यान देना है कि किंग वल्चर संरक्षण, ओके, किंग वल्चर संरक्षण कहाँ पे खोला जाएगा? महाराजगंज में, यूपी के। ओके, आगे चलिए। यूपी का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित करके माँ पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया है, तो वो कौन सा एयरपोर्ट है दोस्तों? वो है श्रावस्ती बलरामपुर का एयरपोर्ट। ओके, चलिए, माँ पाटेश्वरी देवी के नाम पे। आगे बढ़ते हैं। यूपी ने कहाँ पर अपने पहले ग्लास स्काई ब्रिज, ओके, ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया है? यानी कि यूपी में ग्लास स्काई वॉक जो ब्रिज है उसका अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया है चित्रकूट में। चित्रकूट में भी कहाँ पे? तुलसी झरना पे। ओके, आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा तुलसी झरना किस मतलब जिले में है? ओके, तो याद रहे चित्रकूट में है। क्या? तुलसी झरना, जिसपे हमने बनाया है यूपी ने, क्या? ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया है तुलसी झरना पे, जो कि है चित्रकूट में। याद रहे चित्रकूट में क्या है? तुलसी झरना। आगे चलिए। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला देश का पहला भारतीय शहर बन गया है। ओके, ये क्या कह रहा है? 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप बनाएगा। अभी हमने भी पीछे कुछ पढ़ा है कि दुर्घटना से संबंधित जो मैप बना रहा है, तो कौन बनाया हमने? उड़ता पंजाब वाला, तो वो एक वो हो गया दुर्घटना से संबंधित। यहाँ पे क्या बता रहा है? 3D शहरी स्थानिक डिजिटल मैपिंग मैप बनाने वाला देश का पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो वो है वाराणसी, यूपी। ओके, आगे चलिए। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बीएचयू में, जो कि यूपी में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मानव डीएनए बैंक, मानव डीएनए बैंक। आगे चलिए। यूपी में कहाँ देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी? ओके, देश की पहली है ये। कहाँ पे हो रही है? देश की पहली है, हो रही है कहाँ पे? यूपी में। तो यूपी में भी कहाँ पे? नोएडा में, नोएडा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? यूपी में कहाँ देश का पहला बैटरी चालित टावर, ओके, बैटरी चालित टावर वैगन, बैटरी चालित वाहन टावर वैगन कहाँ पे बनाया जाएगा? कानपुर में बनाया जाएगा दोस्तों। ओके, ध्यान देना है कि देश का पहला है जो कि यूपी में बनाया जा रहा है। नाम क्या है? बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में बैटरी चालित टावर वैगन। आगे बढ़िए। आगे क्या है? यूपी में कहाँ वेस्ट टू वंडर पार्क, ओके, यूपी में कहाँ बनाया जाएगा? वेस्ट टू वंडर पार्क, ये प्रयागराज में। वेस्ट टू वंडर पार्क, वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ पे? प्रयागराज में, वेस्ट टू वंडर पार्क। आगे बढ़िए। यूपी में कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है? श्री कल्की धाम मंदिर, तो ये संभल में किया गया है दोस्तों। जो फेमस जो होता है वो तो आप मतलब देख लेते हो, बट ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता है।
तो ये जो मंदिर है श्री कल्की धाम मंदिर, ये एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो सके तो किसी न किसी शिफ्ट में जरूर दिख जाएगा ये। तो कहाँ पे ये संभल में है। तो आपको ऐसे याद कर लेना है कि कल्की, कल्की का अवतार होगा, तो समझ रहे हो ना कि कलयुग के अंत में होगा, तो कल्की का जब अवतार होगा उससे पहले हम मानव सभ्यता जो है वो संभल जाए। तो कल्की मंदिर धाम ये कहाँ पे हुआ है, संभल में, यूपी के संभल में। आगे चलिए, यूपी में कहाँ भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य, ओके, भारत का यह है, पहला है ये प्रथम गौ अभ्यारण्य जो कि यूपी में है। यूपी में भी कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा मुजफ्फरनगर में, ओके। पहला है भारत का पहला प्रथम गौ अभ्यारण्य। अभी तक आपने अभ्यारण्य देखा होगा हाथियों के लिए, शेरों के लिए, बट अब गाय के लिए भी बनाया जाएगा, तो वो कहाँ बनाया जाएगा, मुजफ्फरनगर में, जो कि यूपी में है, भारत का पहला प्रथम गौ अभ्यारण्य। तो कहाँ पे, मुजफ्फरनगर में। आगे बढ़ते हैं, यूपी बजट 2024-2025 में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान, दोस्तों ये हमारे बजट में इसका उल्लेख हुआ है। तो बजट में अगर कोई भी स्कीम, कोई भी प्लेस, कोई भी चीज़ अगर मतलब मेंशन किया गया होता है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बजट में हमने इसकी बात की है, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी, तो ये वाराणसी में, ओके, वाराणसी में। आप इसको कैसे याद रख पाओगे कि वाराणसी जो है हमारे भारत की या फिर हमको लगता है कि विश्व की सबसे पुरानी सिटी है वाराणसी, तो उसको भी अब फैशन में, टेक्नोलॉजी में लाया जाएगा। बहुत पुरानी सिटी है, उसको अब फैशन में लाया जाएगा, किसको, वाराणसी को। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो हमारे बजट में था, तो इम्पोर्टेंट है ये। आगे चलिए, चर्चा में रहा, चर्चा में रहा तामजा ब्लू होल, ओके, तामजा ब्लू होल कहाँ पे है ये, किस देश में है ये, चर्चा में रहा तामजा ब्लू होल, तो ये है दोस्तों मैक्सिको में है। मैक्सिको में भी कहाँ है, चेतुमल की खाड़ी है मैक्सिको में, वहाँ पे है ये। अब चर्चा में दोस्तों ये रहा है तामजा ब्लू होल, तो आपको ध्यान देना है कि ये खाड़ी भी न्यूज में है, ओके। तो आपके एग्जाम में या तो ऐसे आ सकता है कि तामजा ब्लू होल कहाँ पे है, तो आपको चेतुमल खाड़ी दे दे, चाहे मैक्सिको दे दे, या फिर डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि चर्चा में रहा चेतुमल खाड़ी किस देश में है, ओके, तो वो है मैक्सिको में, ओके। चलिए आगे देखिए, नवा गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन, ना यह ध्यान नहीं देना है, 19वां नहीं ध्यान देना है। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है, तो बस ये ध्यान देना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ है, कंपाला, जो कि है युगांडा में, ओके। गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 का कंपाला युगांडा में, गुट निरपेक्ष कंपाला, गुट निरपेक्ष कंपाला युगांडा। आगे देखिए, वर्तमान में ब्रिक्स समूह में कितने देश हैं, ओके, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम, 1 जनवरी 2024 की बात हो रही है, तो उस समय कितने हैं, 10 देश हैं, ओके। 5 नए देश जोड़े गए हैं। अभी तक सबसे स्टार्टिंग में ब्रिक्स में पहले BRIC, बस इतना ही देश थे, बट लास्ट में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो हो गया ब्रिक्स, ओके। तो 3 2 5 5 देश थे, बट प्रेजेंट टाइम में 5 नए देश और जुड़े हैं, तो अभी हो गए टोटल 10। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिक्स समूह में कितने देश हैं टोटल, तो वो है 10, ओके। तो अब पहले 5 थे तो उसको भूल जाइए, अब हो गए हैं 10। आगे बढ़िए, भारत का पहला, ओके, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब पोर्ट कौन बना है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब पोर्ट, वो बना है दोस्तों विझीजम पोर्ट। कौन बना है, विझीजम पोर्ट, कहाँ का, ये केरल का है, जो कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब पोर्ट बना हुआ है। विझीजम पोर्ट कहाँ पे है, केरल में है। आगे बढ़िए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो ये चीन है। आगे देखिए, किस संस्था द्वारा प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी का अनावरण किया गया है, यानी कि कौन सी संस्था है जिसने इस तीनों को अनावरण किया है, कौन कौन सा, प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी, तो वो क्या है, हमारे RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये तीनों ध्यान रखिएगा, प्रवाह पोर्टल, या तो आपके एग्जाम में तीनों आ जाएगा या फिर सिर्फ एक दे देगा कि प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो RBI। सिर्फ एग्जाम में ये आ जाए कि रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो RBI। या फिर सिर्फ ये पूछ दे कि फिनटेक रिपोजिटरी, तो ध्यान दीजिएगा RBI। अलग अलग भी आ सकते हैं, एक साथ भी पूछ सकता है, तो बस सबका उत्तर क्या होगा, RBI, ओके। आगे चलिए, चर्चा में रहा, यहाँ पे देखते हैं, चर्चा में रहा चाबहार बंदरगाह, ये दोस्तों बहुत साल से मतलब न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, ये चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है, ये है ईरान में है, ओके। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है, ईरान में है, याद रखिएगा। आगे चलिए, किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का
मतलब वो दर्जा दिया गया है नवरत्न कंपनी का, जो कि अब हो जाएगा 17 नंबर का कंपनी। यानी कि अभी तक 16 कंपनी ऐसी थी जिन्हें हम नवरत्न कंपनी का दर्जा दे चुके हैं। अब जो है एक और कंपनी जुड़ गई है, तो अब टोटल कितने हो गए? 17 कंपनी हो गए। और ये किसको मिला है? वो मिला है इरेडा लिमिटेड को। इरेडा लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसको हम लोग नवरत्न कंपनी में जोड़े हैं। अब टोटल नवरत्न कंपनी पहले 16 थी, अब एक बढ़ करके 17 हो गई। और वो कौन सी जुड़ी है? इरेडा लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलिए, भारत सरकार का आप जो बजट है उसके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकता है आपको सीधे बजट जो है उसका टोटल वो आंकड़ा पूछ सकता है कि कितना बजट पेश किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इतना। ओके, आपको ऐसा याद रखना है। ऐसा जब भी मतलब बजट आपको याद करना हो ना, तो आप ये मत याद करो कि इतना लाख इतना करो, ये सब नहीं, ऐसे नहीं। बस आप ऐसे याद रखो उसको, अपने हाथ से एक बार लिख लिया करो। 47 है तो आपको याद करो कि ठीक है 50 से कम है, आप ऐसे याद करना। 47 यानी कि 50 से कम। उसके बाद 65 यानी कि 70 से कम। उसके बाद 768 यानी कि 800 टच नहीं हुआ है। आपको ऐसे याद करना चाहिए, जब ऐसे जो बाहर डाटा होता है आपको ऐसे याद करना चाहिए। 47 50 से कम, 65 यानी कि 70 से कम, 768 यानी कि 800 से कम। अब आपको जीरो जीरो में सब याद हो गया ना कि 50 70 800। अब 50 से कम आओगे 47, 70 से कम आओगे 65, 800 से कम आओगे 768। तो ये ट्रिक होता है इतने लंबे डाटा को याद करने का। तो आप इसको याद रखिएगा। भारत सरकार का कुल जो व्यय जो बजट आया है वो है 47 65 768 का। मैं कभी भी इसको करोड़ इसमें ऐसे नहीं पढ़ता हूँ, मैं ऐसे ही याद करता हूँ। ओके, तो मैं आपको भी यही तरीका बता रहा हूँ। आगे देखिए, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना हुआ है भारत सरकार को, कितना होगा? वो है जीडीपी का 5.1%। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% याद रखना है, 5.1%। ओके, 5.1% है राजकोषीय घाटा। अब देखिए, मतलब भारत सरकार ने बजट में क्या ये घोषणा किया है कि किस योजना पे सबसे ज़्यादा मतलब व्यय किया जाएगा। योजना कौन सी योजना पे? तो मनरेगा पे। ओके, मतलब कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है कि कितना करेगा, तो ध्यान दीजिएगा 86,000। बहुत ही रेयर चांस है कि ये पूछे, बट फिर भी मैं इसमें डाल दिया हूँ एक बार आपको बताने के लिए। तो मनरेगा पे सबसे ज़्यादा, मतलब मनरेगा जो योजना है इस पर सबसे ज़्यादा खर्च करेगा भारत सरकार। तो ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा व्यय मनरेगा पे। और सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस चीज़ पे देगा? तो वो देगा खाद्य पदार्थों पे। किस पे? खाद्य पदार्थों पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी छूट, और सबसे ज़्यादा व्यय करेगा मनरेगा पे। उसके बाद ये तो हो गया योजना की बात। अब देखिए, किस मंत्रालय पे ज़्यादा खर्च होगा? जो योजना तो हो गया मनरेगा, मंत्रालय कौन सा होगा? वो होगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय पे सर्वाधिक व्यय किया जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद भारत मौजूदा समय में दुनिया की कौन सी सबसे नंबर मतलब किस नंबर पे अर्थव्यवस्था है? तो वो है 5वें नंबर पे। किस नंबर पे है? 5th नंबर पे है अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था। आगे देखिए, भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड, ओके, जिसका नाम है ई स्वर्ण। ओके, भारत का पहला है दोस्तों ये कारपोरेट क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है ई स्वर्ण। किस बैंक ने जारी किया है? आपको ये बताना है। तो ई स्वर्ण नाम का कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, ये दोस्तों इंडस बैंक ने जारी किया है। याद रहे, आरबीआई एसबीआई कुछ भी दे दे, ऐसा कुछ भी ध्यान रखना है आपको। ध्यान है कहाँ पे? इंडस बैंक वाले ऑप्शन पे, इंडस बैंक। आगे चलिए, विश्व की सबसे मजबूत करेंसी। आप सोच रहे हो कि डॉलर होगा, बट डॉलर नहीं है। विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन है? तो वो है कुवैती दिनार। याद रखिएगा, कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी है। आगे देखिए, ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में शीर्ष पर राज्य कौन सा है? ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में सबसे शीर्ष पे राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ट्रांसमिशन लाइन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, लंदन के प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड, लंदन में हुआ है प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड जो समारोह हुआ है, उसमें किस भारतीय महिला को अम्ल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओके, देखिए, इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ध्यान देना है, आरती जी को। ये है बहराइच की, जो मतलब यूपी में जो बहराइच है वहाँ की हैं, और ये मात्र 18 साल की हैं। और ये करती क्या है? ये है ई रिक्शा चालक है ये। इनको जो है हमें अवार्ड मतलब हमारी हमारी तरफ से नहीं, इंग्लैंड में जा कर के, यहाँ पे देखिए लंदन, यहाँ पे जो ये अवार्ड समारोह है प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह, इसमें जो है अम्ल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, इससे सम्मानित हुई हैं। सोचिए, बहराइच की हैं, यूपी में रहने वाली, 18 साल की हैं बस, ई रिक्शा चलाती हैं,
वो लंदन में जो गई हैं, वहाँ पे उनको ये जो समारोह हुआ है इसमें इनको पुरस्कार दिया गया है। तो याद रहे आरती। ओके, आरती। चलिए अब देखते हैं यूपी का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया है। सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर, ओके, सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर बाराबंकी में। याद रहे सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर यूपी में कहाँ पे, यूपी का पहला है दोस्तों, याद रहे सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर बाराबंकी में। याद रहे बाराबंकी में सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर। अब हाल ही में यूपी के 6 जो है एक जीआई टैग दिया गया है, तो 6 किन किन चीज़ों को दिया गया है वो देख लेते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से देखिएगा। तिरंगा बर्फी, यूपी के किस जिले में तिरंगा बर्फी बनती है, तो वो बनती है वाराणसी में। ओके, तिरंगा बर्फी। उसके बाद है मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये कहाँ पे है, ये भी दोस्तों है वाराणसी में। तो 2 हो गए वाराणसी से, याद रखना है तिरंगा और मेटल, तिरंगा और मेटल, तो ये है वाराणसी से। आगे देखिए थारू कढ़ाई, थारू कढ़ाई यानी कि थारू जो जनजाति होती है, थारू कढ़ाई कहाँ की है, लखीमपुर खीरी की है, लखीमपुर खीरी की है क्या, थारू। आगे देखिए बेत और बांस शिल्प, बेत और बांस शिल्प ये कहाँ का जीआई टैग मिला है, ये मिला है बरेली का। कहाँ का है, बरेली का है। आगे देखिए जरदोजी शिल्प, जरदोजी शिल्प ये कहाँ पे ये किसको मिला है, बरेली को मिला है। आगे देखिए हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल ये कहाँ का है, हापुड़। ओके, हापुड़। ये देखिए तो आपको मतलब कैसे याद रखना है, वाराणसी में 2 है, तिरंगा है, मेटल है। ओके, यानी कि मेटल का तिरंगा कहाँ पे है, ये यहाँ पे है वाराणसी में। इसके बाद ये देखिए थारू जनजाति आप मान के चलिए कहाँ मिलती है, लखीमपुर खीरी में मिलती है, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। और बरेली में 2 मिला है, अगर आपके ऑप्शन में आ जाए जिसमें शिल्प दिया हो, दोनों शिल्प दिया हो तो समझिए कि बरेली का है, यानी कि शिल्प बरेली, शिल्प बरेली आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, देखिए हैंड, हैंड शुरू होता है HAND और हापुड़ HA, तो HA हैंड हापुड़, ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, किस राज्य को सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त है, तो यूपी को है 75। ओके, सर्वाधिक जीआई टैग यूपी को है 75, हमने देखा है इसको। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्रवीण, किस राज्य में शुरू हुआ है, प्रोजेक्ट प्रवीण, प्रवीण प्रोजेक्ट प्रवीण ये हुआ है यूपी में। इसका लक्ष्य क्या है, ये कौशल प्रशिक्षण देगा। ओके, कौशल प्रशिक्षण देगा, कौन सा योजना, प्रोजेक्ट प्रवीण जो कि यूपी में शुरू हुआ है, तो ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट प्रवीण कहाँ पे, यूपी में। उत्तर प्रदेश के कितने जिले में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ओके, यानी कि कितने जिले ऐसे हैं यूपी में जहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, तो वो है दोस्तों 57। याद रखिएगा 57 जिले में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे यूपी के, 57। टोटल जिला ही है 75, तो आप इसको उल्टा कर दिएगा, 75 को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 57। ओके, याद रखिएगा साइबर पुलिस स्टेशन कितने जिले में, 57 जिले में। आगे चलिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। ओके, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, वो बनेगा चित्रकूट में। कहाँ बनेगा, चित्रकूट में बनेगा। याद रखिएगा डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बनेगा, चित्रकूट में बनेगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया गया है, कछुआ संरक्षण रिजर्व यानी कि किस जिले में कछुआ लोगों को बचाया जाएगा, कछुआ, कछुआ कहाँ पे, गोंडा। ये देखिए गोंडा, आप ऐसे याद रखिए कछुआ गोंडा, कछुआ गोंडा, कछुआ गोंडा, ऐसे याद करिए। आगे चलिए उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है उसके बारे में देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। पहले पूछेगा आकार, तो सीधे आपको ऐसे ही जाना है 7, 36, 437। ओके, 7 मतलब 10 से कम, 36 40 से कम, 437 यानी कि 450 से कम। तो नज़दीक में आप पहुंच गए, उसके 00 के 7 10 से कम है 7, फिर इधर 40 से कम है 36, ये 450 से कम है 437। मतलब जब ऐसे आप देख लो तो अपने दिमाग में आप रख के चलो क्या, ठीक है 50 से कम उसमें था, फिर 70 से कम था, मतलब अभी भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो 50 से कम था, 70 से कम था, फिर 800 से कम था। तो आप ऐसे आप अपने ऑप्शन के करीब पहुंच जाओगे। ओके, उसके बाद आप ऑप्शन जब देखोगे तो आप एक दो बार भी अगर पढ़े हो तो तुरंत आप ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। और इतना लाख, इतना करोड़, इतना ये अरब, तो फिर आप याद करते रह जाओगे फिर। तो इसमें क्या ध्यान देना है, 7, 36, 437। तो इसमें जो ये डाटा आया है इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो 7,
36, 437। आपको देखिए 36 है ना, यहाँ पे 37 आ गया है, 437, तो 36, 437। अगर आप वो ट्रिक बिना अपनाना चाहो तो कुछ कुछ जब डाटा ऐसे आए तो उस डाटा में देखो कि क्या ट्रिक बन सकता है। देखिए 36, 437, जहाँ भी आपको ऑप्शन दिख जाएगा 36, 37, 36, 37, तो ऐसे आप उसको नोटिस करके आप ऐसो पे पहुंच सकते हो अपने। ओके, मतलब हर बार ये तरीका काम नहीं आएगा, बट ऐसे भी आप अपने ऑप्शन पे पहुंच सकते हो। ओके, चलिए। राजकोषीय घाटा कितना? 3.46%। अभी हमने भारत का देखा था 5.1%, यूपी का 3.46%। आगे देखिए, सर्वाधिक व्यय यूपी में सर्वाधिक व्यय किस योजना पे होगा? तो वो होगा नहीं, किस क्षेत्र में होगा? वो होगा शिक्षा पे। और योजना भी है शिक्षा, यानी कि इस बार यूपी में जो क्षेत्र है और योजना है, ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको मान के चल रहे हैं हम लोग? शिक्षा को। तो देखो यूपी में शिक्षा का विकास कैसे होता है, अब तो आने वाला समय बताएगा। आगे चलिए। अभी हमने इसको तो अभी आगे पढ़ा है इसमें से उम्रदराज महिला के बारे में, बट इसमें देखिए सबसे युवा पर्वतारोही, सबसे युवा, तो वो है काम्या कार्तिकेयन। ओके, सबसे युवा है, सबसे युवा पर्वतारोही बनी है काम्या कार्तिकेयन। तो ये जस्ट जस्ट 16 साल की है, ये एवरेस्ट पे चढ़ी है, सबसे युवा पर्वतारोही बनी है ये भारत की। उसके बाद ये देखिए, भारत की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही हमने अभी पढ़ा है ज्योति रात्रे, मतलब ये 55 साल की एज में भी ज्योति जला दी है, ये भी एवरेस्ट पे चढ़ी है। आगे देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बहुत न्यूज में रहा है। देखते हैं हमारे एग्जाम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो मूर्ति उसमें मतलब स्थापित की गई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके जो है मतलब कौन उसके मूर्तिकार है? तो वो है अरुण योगी राज जी। ओके, अरुण योगी राज जी। ओके, ये योगी पे छोटी की मात्रा है इनके। ओके, आगे देखिए, ये भी पूछ सकता है कि मूर्ति का ऊंचाई कितना है? या तो इंच में दे देगा तो 51 इंच, फीट में दे देगा तो 4.24 फीट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, किसी न किसी एक शिफ्ट में ये एग्जाम में आने वाला है। तो 51 इंच या फिर फीट में जाइए तो 4.24 फीट ऊंची है। उसके बाद वजन पूछ देगा तो ध्यान दीजिएगा 200 किलोग्राम का वो मूर्ति है। आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा किस डेट को हुई थी, आपको डेट दे देगा, तो ध्यान देना है 22 जनवरी को हुआ था 2024 में। 22 जनवरी, यानी कि साल के स्टार्टिंग में ही 20-21 दिन बाद वो हो गया, यानी कि 22 जनवरी को। आगे देखिए, अब जो है नया नया जो ये अपॉइंटमेंट हुआ है वो देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के प्रमुख कौन बने हैं? ये अप्रैल 2024 की बात हो रही है। ये बने हैं सदानंद बसंत दाते जी। तो बस आपको ये ध्यान देना है, एनआईए सदानंद, एनआईए सदानंद। आगे देखिए, थल सेना अध्यक्ष बने हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। तो बस आपको ध्यान देना है, थल सेना, थल सेना उपेंद्र द्विवेदी, थल सेना उपेंद्र द्विवेदी। आगे देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको एनएसजी बोला जाता है, के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? नलिन प्रभात जी। ओके, एनएसजी नलिन प्रभात, एनएसजी नलिन प्रभात, बस ऐसे याद करना आपको। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपदा मोचक बल जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीआरएफ, के प्रमुख किसको बनाए गए हैं? ये पीयूष आनंद जी को बनाया गया है। किसको? एनडीआरएफ का पीयूष आनंद जी, एनडीआरएफ पीयूष आनंद जी, याद रखिएगा, एनडीआरएफ पीयूष आनंद जी। उसके बाद है भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नरसिंह यादव जी को। ओके, भारतीय कुश्ती महासंघ का नरसिंह यादव जी। ओके, ऐसे ही एनआईए सदानंद, और उसके बाद थल सेना उपेंद्र द्विवेदी, एनएसजी नलिन प्रभात, एनडीआरएफ पीयूष आनंद, WFI नरसिंह यादव, ऐसे याद करिएगा। चलिए, अब देखते हैं जो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। दोस्तों ये तो करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर नहीं है, एक तरह से ये स्टैटिक है, क्योंकि आपको ये नहीं है कि बदल जाएगा। जैसे कि अभी ये 10 तारीख जो अभ्यास हो रहा है वो आज इसके साथ हो रहा है उज्बेकिस्तान के साथ, तो कल दूसरे के साथ हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो ये हमारे लिए करंट भी होता है और ये हमारा स्टैटिक भी होता है एक तरह से। तो देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, सैन्य अभ्यास आपको पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, आपको बस जो मेन जो वर्ड होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, शक्ति सैन्य अभ्यास फ्रांस के साथ होता है, 10 तारीख होता है उज्बेकिस्तान पे। देखिए ये पे इसके आगे आप ये क्या मतलब पाओगे, सैन्य अभ्यास होता है भारत और इन देशों के बीच। तो भारत तो कॉमन है, भारत तो आपको नहीं बार बार पढ़ना है कि भारत और ये, भारत और ये, भारत और ये। ओके, भारत को आप कॉमन मानिए कि हाँ भाई भारत से ही होगा, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है, भारत के साथ 10 तारीख कौन हो रहा है? उज्बेकिस्तान के साथ।
उसके बाद लेमेंतीय अभ्यास, लेमेंतीय ये हो रहा है सेशल्स के साथ। उसके बाद है टाइगर ट्रफ, टाइगर ट्रफ ये किसके साथ हो रहा है, ये हो रहा है अमेरिका के साथ। उसके बाद खंजर ये किसके साथ हो रहा है, किर्गिस्तान के साथ हो रहा है। ओके, आगे देखिए डेजर्ट साइक्लोन ये हो रहा है यूएई के साथ। इंपॉर्टेंट है ये सब, ध्यान दीजिएगा। शक्ति फ्रांस, दस्तलिक उज्बेकिस्तान, लेमेंटिए सेशेल्स, टाइगर ट्रफ अमेरिका, खंजर किर्गिस्तान, डिजर्ट साइक्लोन यूएई, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए ये अभ्यास जिमेक्स जापान, जिमेक्स जापान, जे इसमें भी है जे इसमें भी है। आगे देखिए ऑपरेशन इंद्रावती, अभी हमने पीछे देखा है इंद्रावती ती है, ती है ती। उसके बाद ये देखिए समुद्र लक्ष्मण ये है मलेशिया, लक्ष्मण जी मलेशिया गए, लक्ष्मण जी मलेशिया गए, ऐसे याद करिए। उसके बाद है सदा तंसिक, तंसिक सऊदी अरब, तंसिक सऊदी अरब, तंसिक सऊदी अरब। ये देखिए सदा, सदा सऊदी, सदा सऊदी, ऐसे याद करिए। आगे देखिए सहयोग काइजिन, सहयोग काइजिन जापान, सहयोग काइजिन जापान। आगे चलिए सहयोग काइजिन जापान के साथ। ये देखिए राधा कृष्णन समिति, जो समिति हाल ही में बनाई गई होती है वो आपके एग्जाम में आ जाती है कि वो किस चीज़ के लिए बनाई गई है। ओके, तो ये तो आपसे ही संबंधित है, तो फिर आप इसको जरूर ध्यान दीजिए। राधा कृष्णन समिति परीक्षाओं की विश्वसनीयता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, एग्जाम में जो विश्वसनीयता होती है और पारदर्शिता होती है उसको मेंटेन करने के लिए हमने बनाया है राधा कृष्णन समिति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 50वां G7 शिखर सम्मेलन, यानी कि G7 शिखर सम्मेलन इटली में हुआ है, ये तो सबको पता होगा। उसके बाद है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। देखिए इस बड़े सम्मेलन में ऐसे छोटे सम्मेलन छिप जाते हैं और यही सम्मेलन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान देना है। G7 तो हमें पता होना ही चाहिए कि इटली में हुआ है, बट विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आबू धाबी में, जो कि यूएई में है। इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला, ये मतलब G7 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G7 तो सब लोग मैक्सिमम पढ़ के जाएंगे तो शायद एग्जाम में ना आए, बट ये विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यह है आबू धाबी में यूएई में। आगे देखिए प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर COP14 सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, प्रजाति जो है प्रवासी जो होते हैं जो, ओके, उनका जो है COP14 सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है समरकंद में, जो कि है उज्बेकिस्तान में। ओके, याद रखिएगा प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर COP14 कहाँ पे हुआ है, समरकंद उज्बेकिस्तान में, प्रवासी प्रजातियों के लिए। आगे देखिए पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ओके, पहला है दोस्तों, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, बेल्जियम में हुआ है। कहाँ पे, बेल्जियम में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, कहाँ पे, बेल्जियम में। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए किस देश ने दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया है, सोचिए भारत, सैल्यूट है। मतलब सोचिए दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया है भारत ने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओके, चलिए अंतरिक्ष में 1000 दिन तक रहने वाले, अभी हमने पढ़ा है पीछे, दूसरे अंतरिक्ष यात्री है ओलेग कुनिन्को। उसके बाद चंद्रमा के सबसे बड़े क्रेटर जिसका नाम है लाल क्रेटर, ये जो लाल है किनके नाम पे रखा गया है, तो ये है प्रोफेसर देवेंद्र लाल जी। आपके एग्जाम में सिर्फ ये दे सकता है प्रोफेसर देवेंद्र लाल, लिखे ही ना, क्योंकि आप गेस कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इसको आप इंक्लूड किया है कि एग्जाम में आ जाए कि चंद्रमा के सबसे बड़े क्रेटर लाल क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा गया है, एग्जाम में ऐसे आ जाए 3-4 नाम दे दे तो उसमें नाम आपको बस ढूंढना है प्रोफेसर देवेंद्र, देवेंद्र लाल जी के नाम पे चंद्रमा के सबसे बड़े क्रेटर का लाल क्रेटर नाम रखा गया है। आगे बढ़िए चंद्रमा 3 के लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया है, जहाँ पे 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को जहाँ पे ये चंद्रमा थर्ड जो है लैंड हुआ है, उसको क्या नाम दिया गया है, वो दिया गया है शिव शक्ति, शिव शक्ति है दोस्तों। ओके, तो ध्यान दीजिएगा शिव शक्ति है, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है लैंड हुआ था चंद्रमा पे, ध्यान दीजिएगा 23 अगस्त, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए ये क्या है, किस देश ने दुनिया के पहले लकड़ी द्वारा निर्मित सैटेलाइट का प्रदर्शन किया है, लकड़ी से बनाया है सैटेलाइट, कौन सा देश, जापान। देख रहे हो दोस्तों ना, जापान कई जगह आगे बढ़ रहा है। ओके, तो अभी इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जापान थोड़ा टेक्नोलॉजी ज़्यादा ला रहा है, तो ध्यान दीजिएगा टेक्नोलॉजी वाले कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको हबड़ा करके चिन्ह पे नहीं लगाना है, थोड़ा ध्यान देना है, पढ़ना है क्वेश्चन को। ओके, तो दुनिया के पहले लकड़ी द्वारा निर्मित सैटेलाइट कौन बनाया है, जापान, उसका प्रदर्शन किया है वो। आगे देखिए सूर्य मिशन से संबंधित कौन सा मिशन है, सूर्य से संबंधित, तो वो है आदित्य L1, याद रहे मिसप्रिंट नहीं होना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सूर्य से संबंधित कौन सा मिशन है, तो ध्यान देना है सूर्य से संबंधित कौन सा है, तो वो है आदित्य L1 है।
आगे बढ़िए। स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है? तो वो है नागास्त्र। क्या है? नागास्त्र। आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसे भी कि नागास्त्र फर्स्ट क्या है? पिस्टल है, ड्रोन है, और वो मिसाइल है, और या फिर पनडुब्बी है, कुछ भी दे सकता है आपको। तो नागास्त्र फर्स्ट क्या है? वो है ड्रोन है दोस्तों। स्वदेशी है, आत्मघाती है। चलिए, इसके बाद आप देखते हैं जो फेमस इंपॉर्टेंट बुक्स है जो 2024 के, वो देख लेते हैं बुक्स। तो पहला बुक कौन सा है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो वो है सैम पित्रोदा जी। सैम पित्रोदा जी के द्वारा लिखा गया है कौन सी पुस्तक? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ओके। अगला बुक कौन सा है? माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, तो वो है अमृत माथुर जी। अमृत माथुर जी के द्वारा। उसके बाद अगला क्या है? द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट, तो वो लिखे हैं किसने? शेन वॉटसन जी ने। और लिखा है शेन वॉटसन, ये ऑस्ट्रेलिया के ही क्रिकेटर है, पूर्व क्रिकेटर है, तो यही लिखे हैं विनर्स माइंडसेट। आगे देखिए, हाउ टू बी हैप्पी। हाउ टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहें, तो ये लिखे हैं कौन लिखा है? ये रस्किन बॉन्ड जी। कौन लिखे हैं? रस्किन बॉन्ड जी, हाउ टू बी हैप्पी। उसके बाद क्या है? आई हैव द स्ट्रीट। आई हैव द स्ट्रीट्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? रविचंद्र अश्विन, ये है भारतीय क्रिकेटर। आगे देखिए, वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज, ये किसने लिखा है? ये ट्विंकल खन्ना ने, अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना ने लिखा है वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक। अगला क्या है? गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये कौन लिखे हैं? एम जे अकबर जी। गांधी जी पे ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स कौन लिखा है? एम जे अकबर। उसके बाद अगला क्या है? एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर, ये कौन लिखे हैं? संजीव जोशी जी। संजीव जोशी जी क्या लिखे हैं? एक समंदर मेरे अंदर। उसके बाद राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, ये किसको, मतलब ये पुस्तक कौन लिखी है? गीता सिंह जी। ओके, तो ये था फेमस इंपॉर्टेंट बुक्स। ओके, डेमोक्रेसी के बारे में सैम पित्रोदा, इंडियन क्रिकेट के बारे में अमृत माथुर, विनर माइंडसेट के बारे में शेन वाटसन, हाउ टू बी हैप्पी के बारे में रस्किन बांड, आई हैव द स्ट्रीट रविचंद्र अश्विन, वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना, गांधी जी के बारे में एम जे अकबर, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी, और राम मंदिर के बारे में गीता सिंह जी। चलिए चलते हैं आप अगले। आगे क्या है ये? अगले पेज पे है साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 का अवार्ड। यही रस्किन बांड जी। देखिए अभी ये पुस्तक लिखे हैं यहाँ पे, ये हाउ टू बी हैप्पी, रस्किन बॉन्ड, और उन्हीं को ये मिला है साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 का पुरस्कार, रस्किन बांड जी को। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। या तो पुस्तक या तो ये जो सम्मान है इसके मतलब थ्रू ये एग्जाम में आ सकता है, रस्किन बॉन्ड। उसके बाद 58वां, देखिए ये 58वां 69वां ये छोड़िए, बस ध्यान दीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी हमने पीछे मतलब अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, उसमें जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, बट उनके साथ साथ ही गुलजार जी को भी दिया गया है। तो मतलब गुलजार शायद ऑप्शन में ना हो, या फिर ऑप्शन में गुलजार भी हो ये भी हो, तो फिर वो थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। बट इन दोनों में से कोई एक ही होगा ऑप्शन में, तो ध्यान दीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, एक तो गुलजार जी को और दूसरा जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। उसके बाद फिल्म फेयर पुरस्कार, ये इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मतलब पुरस्कार कौन जीते हैं? वो जीते हैं रणबीर कपूर। कौन सी मूवी के लिए? एनिमल मूवी के लिए जीते हैं रणबीर कपूर जी। आगे देखिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि डायरेक्टर, मतलब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? विधु विनोद चोपड़ा जी के। और किस मूवी के लिए? 12th फेल। ओके, याद रहे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल मूवी के लिए। आगे चलिए, पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति राय, हमने भी पीछे देखा है अभी। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है दोस्तों, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसको जीती हैं जैनी एरपन बैक ने। कौन जीता है? जैनी एरपन बैक ने, जो कि जर्मन है, जर्मनी से है। और एक कौन सी पुस्तक इनकी जीती है? ये कैरोस नाम की। ओके, तो एग्जाम में अगर ये आ जाए कि कैरोस उपन्यास के लेखक कौन है, तो वो है जैनी एरपन बैक। ओके, जैनी एरपन बैक, इन्होंने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 का। आगे चलिए, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, राधिका में अभी हम लोग इसको देखे हैं पीछे, ये देखिए 35वां। देखिए फिर इसको भूल जाइए, गोल्ड मैन एनवायरमेंट अवार्ड। ओके,
गोल्ड मैन एनवायरमेंट अवार्ड 2024 के विजेता कौन है? आलोक शुक्ला जी। ओके, गोल्ड मैन एनवायरमेंट अवार्ड। आगे देखिए, फ्रीडम ऑफ द सिटी, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड शबाना आजमी। ये भी हमने ऊपर देखा है, ये भी हमने ऊपर देखा है अभी। चलिए ऊपर, मतलब हम ऐसे स्लाइड करते जा रहे हैं ना पेज, तो इसलिए ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। आगे देखिए, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ये है विनोद गणात्रा जी। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। विनोद गणात्रा जी, ये है डायरेक्टर। ओके, आगे देखिए, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, इससे मतलब इस सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? शशि थरूर जी को। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मतलब वो सम्मानित किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रपति ही हो, प्रधानमंत्री ही हो। ये देखिए शशि थरूर जी है, ये कांग्रेस के नेता है, ये बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी लिखते हैं। तो इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो वो है शशि थरूर जी। ओके, जरूरी नहीं है कि हमेशा राष्ट्रपति हो, हमेशा प्रधानमंत्री ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चलिए ये देखिए, अब इसको भी हटाइए। ग्रैमी अवार्ड 2024 किस भारतीय एल्बम ने जीता है? ग्रैमी अवार्ड बहुत ही फेमस अवार्ड है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड। तो किस भारतीय एल्बम ने जीता है? तो वो जीता है दिस मोमेंट नाम के एल्बम ने। और अगर आपको ये पूछ दे कि किस बैंड ने जीता है, एल्बम न दे करके ये पूछ दे किस बैंड ने जीता है, तो बैंड का नाम है शक्ति बैंड। अगर बैंड पूछ दे तो शक्ति बैंड, और एल्बम पूछे तो दिस मोमेंट नाम का एल्बम है वो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चर्चा में रहे राकेश चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ओके, इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं राकेश चौरसिया जी? तो वो है बांसुरी वादक। ओके, बांसुरी बजाते हैं ये। आगे देखिए, चर्चा में रही प्रीति स्मिता भोई का संबंध किस खेल से है? प्रीति स्मिता भोई, भोई भ, भ मतलब भार, भार तो लक। ओके, भार तो लक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया का संबंध, मतलब ये जो भारतीय पैरालंपिक समिति है उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? देवेंद्र झाझरिया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है जेवलिन थ्रोअर। ओके, जेवलिन थ्रो किसमें? पैरालंपिक में है दोस्तों। नॉर्मल ओलंपिक की बात नहीं हो रही है, पैरालंपिक की बात हो रही है, जिसमें किसी न किसी प्रकार के जो लोग डिसेबल लोग होते हैं वो लोग जाते हैं वहाँ पे। ओके, चलिए इसको हटाइए। एशियाई ट्रैपोलिन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली सृष्टि खंडा गले का संबंध किस खेल से है? ओके, एग्जाम में आ सकता है कि सृष्टि खंडा गले कौन सा पदक जीती हैं? तो रजत पदक। बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपको, ये ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है? तो वो है जिम्नास्टिक से है। किससे है? जिम्नास्टिक से। कौन? सृष्टि खंडा गले। अभी हम आगे और देखेंगे कि एक और प्लेयर है जिनका संबंध जिम्नास्टिक से ही है, तो ये दो नाम आपको याद रखना है। सृष्टि खंडागले का संबंध है जिम्नास्टिक से, जिन्होंने एशियाई ट्रैम्पोलिन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। भारत की पहली हाइब्रिड पिच कहाँ बनी है? तो ये बनी है धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़िए। क्रिकेट अंडर 90 विश्व कप के विजेता बने हैं, क्रिकेट अंडर 19, ओके अंडर 19 की बात हो रही है, विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया, किसको हरा करके? भारत को, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़िए, ये देखिए, फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता कौन है? विजेता है कार्लोस अल्कारेज। ओके, ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में आएगा फ्रेंच ओपन के पुरुष विजेता कौन है? तो वो है कार्लोस अल्कारेज। या फिर ये दे सकता है कि फ्रेंच ओपन के विजेता कार्लोस अल्कारेज किस देश से निवासी हैं? तो वो है स्पेन के निवासी हैं। ओके, दो तरह से क्वेश्चन बनेगा कि कौन जीता है और वो जो जीते हैं वो कहाँ के हैं। ओके, अगर इसी चीज़ को महिला के बारे में पूछ दें कि फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब किसने जीता है? तो वो जीती हैं ईगा स्विएटेक ने। ओके, ईगा स्विएटेक ने। ये भी पूछ सकता है कि महिला फ्रेंच ओपन जीतने वाली ईगा स्विएटेक कहाँ की है? तो वो है पोलैंड की है। ओके, तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, मतलब ऐसे न्यूज से। ओके, आगे देखिए, ये तो हो गया फ्रेंच ओपन का। अब चलते हैं मैड्रिड ओपन पे। इसमें कौन जीते हैं पुरुष में? उनका नाम है आंद्रे रूबलेव। ओके, आंद्रे रूबलेव, ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखिएगा कि कौन जीता है। आंद्रे रूबलेव कहाँ के हैं? रूस के हैं। और इसी अवार्ड को, मतलब इसी खेल को महिला में कौन जीता है? यही जो ऊपर जीती हैं यहाँ पे, वही इसको भी जीती हैं। फ्रेंच ओपन भी, मैड्रिड ओपन भी, दोनों जीती हैं कौन? ईगा स्विएटेक, जो कि हैं पोलैंड की।
आगे देखिए, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया ओपन। इसको कौन जीता है? इसको जीते हैं आर्यना ने। और इनका नाम बहुत लंबा चौड़ा है, बट मैंने जो मेन नाम है आर्यना यही बस नोटिस किया है, तो आपको यही ध्यान देना है बस। ये कहाँ की है? ये है बेलारूस की है। ओके, चर्चा में रहे सात्विक साईराज। ओके, ये एक नाम हो गया, सात्विक साईराज, ये एक नाम है दोस्तों, सात्विक साईराज। व चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? ओके, ये दोनों पर्सनालिटी फेमस है, न्यूज में थी, तो पता होना चाहिए कि इनका संबंध किस खेल से है। तो ये है दोस्तों बैडमिंटन प्लेयर। कौन कौन? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसके विजेता है अशोक कुमार जी। किसके? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के। कौन है? अशोक कुमार जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अशोक कुमार जी। उसके बाद ये दोस्तों एक नॉर्मल सा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है बैडमिंटन से। ओके, थॉमस कप और उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से। उसके बाद हमने अभी ये चीज़ ऊपर पढ़ा हुआ है कि 85 में जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? पी श्याम निखिल जी। तो ये भी हम स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, उसके बाद ये है वेच ओपन 2024 के विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं सेंथिल कुमार जी, जो कि भारत के हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये। कौन सा? वेच ओपन। और ये भारतीय जीते हैं, तो इसलिए ये ओपन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एग्जाम में आ सकता है कि वेच ओपन का संबंध किस मतलब किस खेल से है? तो वो है दोस्तों एक स्क्वैश टूर्नामेंट है ये। कौन सा है? स्क्वैश टूर्नामेंट है ये। कौन? वेज ओपन, जिसके विजेता 2024 में कौन बने हैं? भारत के सेंथिल कुमार जी। कौन? सेंथिल कुमार जी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक कुमार जी हैं, अशोक कुमार जी, ये बने हैं मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेता। और वेज ओपन के विजेता कौन बने हैं? सेंथिल कुमार जी, जो कि भारत के हैं। ओके, ये स्क्वैश टूर्नामेंट है। आगे चलिए, चर्चा में रही निखत जरीन व मीनाक्षी। ओके, ये दोनों लेडीज हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में आ सकती हैं। का संबंध किस खेल से है? तो ये है मुक्केबाजी से। ओके, फाइट मतलब ये मुक्केबाजी है। कौन? निखत जरीन और मीनाक्षी का संबंध है मुक्केबाजी गेम से। ओके, बॉक्सर। आगे देखिए, दीपा कर्माकर को एशियाई चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक मिला है, यानी कि स्वर्ण पदक जीती हैं। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है जिम्नास्टिक से। ओके, हमने दो प्लेयर नाम बता दिया जिम्नास्टिक से, तो इसको आप याद रखिएगा। ओके, चलिए, दीपा ये कर्माकर। ओके, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक। आगे बढ़ते हैं। अब हम चल रहे हैं अपने लास्ट जो है पेज है उस पर। ये देखिए दोस्तों, आईसीसी जो इवेंट होने वाले हैं फ्यूचर में, यहाँ पे हम देख लेते हैं फटाफट से। आईसीसी का जो महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप होगा 2025 में, ये कहाँ पे होगा? ये दोस्तों होगा भारत में 2025 में। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारत में होगा। उसके बाद FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा 2025 में? वो होगा भारत में होगा। ओके, उसके बाद पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप, ओके, पहली बार हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे होगा? 2024 में ओमान में होगा दोस्तों। ओके, उसके बाद है 34वां ग्रीष्मकालीन, ओके, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो कि 2028 में होगा। ये कहाँ पे होगा? USA में होगा दोस्तों। कहाँ पे होगा? USA में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। किस सन में होगा? 2026 में होगा। उसके बाद 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ पे होगा? जापान में होगा। ये दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए। ओके, एग्जाम में आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि 2026 में होगा। ये कहाँ पे होगा? भारत में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में। उसके बाद है 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि हमारे भारत का होता है। तो भारत में भी किस राज्य में होगा? 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि 2024 में उत्तराखंड में। उत्तराखंड। ओके, इंपॉर्टेंट है, भारत वाला जो है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद भी जो ये पहली बार हो रहा है हॉकी, ओमान में हो रहा है। ये अभी ओलंपिक समाप्त हुआ है, तो अब ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है 34वां, वो कहाँ पे होगा? 2028 में USA में होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में है। एशियाई खेल एशिया में रहते हैं हम लोग, जापान में होगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत का दोनों ये पता होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं दोस्तों, जो हर साल रैंकिंग आती है, तो हम रैंकिंग उसको मतलब हमें याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। बट हम कैसे याद करते हैं? ये मतलब सूचकांक इसका इतना रैंक रहा है, भारत इसमें ये है। आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं याद करना चाहिए रैंकिंग। रैंकिंग को बस ऐसे कहीं आपको अपने A4 शीट में या फिर कहीं पेज पे ऐसे लिख लेना चाहिए। ओके, पहले वाले का आप पूरा लिख लीजिए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ये। इसका इसमें कितना भारत का है? 176। और आप ये मत लिखिए कि भारत 176, मतलब आप जितना कंसाइज में लिखोगे ना, कम से कम एरिया में, तो फिर आपको ही वो फायदा करेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको बस ये देखना है
कि खुशहाली रिपोर्ट में क्या है, भारत का स्थान 126 है। लोकतंत्र का जो रिपोर्ट है उसमें कितना है, 41 है। भ्रष्टाचार में भारत क्या है, 93 नंबर पे है। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो भारत का है 109 नंबर पे है। शांति का जो रिपोर्ट है उसमें 116 नंबर पे है। मानव विकास सूचकांक में 134 है। लैंगिक समानता में 129। पर्यटन में विकास जो है उसमें 39। प्रेस स्वतंत्रता में 159। आपको बस ऐसे याद करना है बस। देखिए इतने एरिया में ही हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सूचकांक के बारे में देख लिया, समझ लिया। अब इसको आप 1 2 बार देख लीजिए थोड़ा सा। खुशहाली 126, लोकतंत्र 41, भ्रष्टाचार 93, एसडीजी 109, शांति 116, मानव विकास 134, लैंगिक समानता 129, पर्यटन विकास 39, प्रेस स्वतंत्रता 159 और ऊपर पर्यावरण के बारे में है 176। बस आपको ये रैंकिंग याद कर लेना है, एग्जाम में हो सकता है 1 से 2 रैंकिंग आपको पूछ दे। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखिए ग्लोबल सिटी इंडेक्स जो आता है सिटी को लेकर के पूरे विश्व का, तो पूरे विश्व में जो रैंकिंग आई है उसमें 1000 देश में अगर देखा जाए तो एक ही शहर है भारत का, वो है दिल्ली। मतलब कि दिल्ली, तो ये 1000 रैंक में 350 रैंक है इसका दिल्ली में, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में। ओके, उसके बाद आप अगर यूपी से हो, यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हो तो पूछ सकता है कि ग्लोबल सिटी इंडेक्स में यूपी का कौन सा जो सिटी है वो मतलब 1000 के अंदर में है। तो 1000 जो रैंक है उसमें 1000 रैंक पे ही यूपी का सुल्तानपुर है। ओके, 1000 रैंक में अगर आप देखोगे यूपी का कौन सा सिटी है तो एकदम से परफेक्ट 1000 रैंक पे ही यूपी का सुल्तानपुर है। ओके, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत का 1000 में कौन सा है सिटी, दिल्ली है 350 नंबर पे। और जो है यूपी का कौन सा सिटी है वो है सुल्तानपुर, जो कि उसका रैंक है 1000। ओके, चलिए आगे देखते हैं यूनिकॉर्न के बारे में। भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा देश बन गया, हमने अभी आगे देखा है। बट टोटल हमें पता होना चाहिए कि टोटल 68 यूनिकॉर्न है यहाँ पे भारत में। और दुनिया की यूनिकॉर्न राजधानी कौन सी है तो वो है सैन फ्रांसिस्को, जो कि है यूएसए में। यूनिकॉर्न राजधानी दुनिया की सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। ओके, अब देखिए एक होता है स्टार्टअप रैंकिंग, तो स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी का क्या मतलब पोजीशन है, कैसा है, तो उसमें वर्ग बनता है। ओके, तो उस वर्ग में लीडर वर्ग में है यूपी। ओके, और श्रेणी बनती है, उस श्रेणी में ए बी सी डी में से किस श्रेणी में है, ए श्रेणी में है यूपी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि कौन से वर्ग में है, तो यहाँ ध्यान रहे लीडर वर्ग में है, श्रेणी कौन सा है, ए है। तो ये था दोस्तों पिछले 6 महीने का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपका 6 महीने से करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन बनेगा तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो से कहीं बाहर जाने वाला है। आपने इतना मेहनत करके देखा है, सुना है, तो श्योर शॉट है आपको एग्जाम में फ़ायदा होने ही वाला है। ओके, चलिए बेस्ट विशेष फॉर योर मतलब स्टडी, या फिर बेस्ट फॉर विशेष फॉर योर प्रिपरेशन, मतलब किसी भी तरह के आप कुछ भी हो, आपको हमारी तरफ से बेस्ट विशेष ही है। ओके, बेस्ट विशेष फ्रॉम स्टडी स्मार्ट। ओके, अब क्या करो, जाओ आग लगा दो। ओके, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए इसको वीडियो देखने के बाद आप जाओ आग लगा दो। ओके, ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सेल्फ बिलीव, खुद पे विश्वास करिए। आपसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। ओके, सेल्फ बिलीव होना चाहिए खास करके एग्जाम के टाइम में। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।